नमस्कार दोस्तों हम कक्षा 12 समाजशास्त्र का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे और हमने फर्स्ट चैप्टर का एक टॉपिक कवर कर लिया था। आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर फर्स्ट के दूसरे टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है उसका नाम है भारतीय समाज में विविधता की चुनौतियां, यानी भारतीय समाज में जो डाइवर्सिटी है उसकी क्या चुनौतियां हैं, यानी जो विविधता है उसकी क्या चुनौतियां हैं। तो देखिए, भारतीय समाज में विविधता की चुनौतियों के कुछ कारण हैं। क्या कारण है? देखिए, सबसे पहला कारण है भौगोलिक विविधता। भौगोलिक विविधता यानी कि भारत की आकृति कैसी है, भू आकृति कैसी है, भौगोलिक विस्तार जो है वो किस प्रकार का है। फिर सेकंड नंबर पे है प्रजातीय विविधता, यानी कि कौन कौन सी प्रजातियां जो भारत में निवास करती हैं। तीसरे नंबर पे है धार्मिक विविधता, कौन कौन से धर्म के जो लोग हैं यहाँ निवास करते हैं, कौन कौन से धर्म के जो समूह हैं वो यहाँ पाए जाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है भाषाई विविधता, यानी कि कौन कौन सी भाषाएं यहाँ पर बोली जाती है। फिर नंबर 5 पे है जलवायु संबंधी विविधता, यानी जलवायु कैसी है भारत की। फिर नंबर 6 पे है जनांकीय विविधता, यानी कि भारत का जनसंख्या घनत्व, साक्षरता दर, लिंगानुपात किस प्रकार की है, तो वो जनांकीय विविधता के अंतर्गत आते हैं। फिर नंबर 7 पे है सांस्कृतिक विविधता। सांस्कृतिक विविधता यानी कि भारत की संस्कृति कैसी है, रहन सहन कैसा है, खान पान कैसा है, तो वो सांस्कृतिक विविधता के अंतर्गत आएगा। फिर नंबर 8 पे है जातीय एवं जनजातीय विविधता, यानी भारत में कौन कौन सी जातियां हैं, उनकी उपजातियां क्या है और जनजातियां कैसी है। तो ये 8 के 8 जो कारण हैं, यही भारतीय समाज की विविधता की चुनौतियां हैं। तो इनको हम एक एक करके और आज के इस वीडियो में हम इनको मैप के माध्यम से समझेंगे, यानी हर एक टॉपिक को हम मैप के अंदर, भारत के नक्शे के अंदर कवर करेंगे। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं भौगोलिक विविधता। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं भौगोलिक विविधता, यानी कि भारत की भू आकृति कैसी है। तो देखिए, भौगोलिक विविधता को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। मैं इसको 5 भागों में बांट देता हूं। देखिए, पहला जो भाग है इसको हम नंबर 1 उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, या इसे हम हिमालय पर्वतीय प्रदेश भी कहते हैं, यानी हिमालय क्षेत्र का जो भाग है वो यही है। उसके बाद देखिए नंबर 2 पे है उत्तर का, यानी पहला तो था उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है उत्तर का मैदान, या इसे हम गंगा सिंधु का मैदान भी कहते हैं। फिर देखिए नंबर 3 पे है थार का मरुस्थल। नंबर 4 पे है दक्षिण का पठार, जिसे हम प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं। और नंबर 5 पे है समुद्र तटीय भाग, यानी कि भौगोलिक विविधता को हम 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है उत्तर का मैदान, तीसरा है थार का मरुस्थल, चौथा है दक्षिण का पठार और 5वां है समुद्र तटीय भाग। अब देखिए, इसको हम मैप के अंदर सबसे पहले है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश नंबर 1, यानी ये जो भाग है ये है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, ये है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। फिर देखिए नंबर 2 पे है उत्तर का मैदान, इधर है उत्तर का मैदान, या आप इसे गंगा सिंधु का मैदान भी कह सकते हैं। नंबर 3 पे है थार का मरुस्थल, जो कि हमारे राजस्थान में है, थार का मरुस्थल, ठीक है। फिर है नंबर 4 पे दक्षिण का पठार, नंबर 4 दक्षिण का पठार। और नंबर 5 पे है समुद्र तटीय भाग, यानी कि ये जो भाग है ये समुद्र तटीय भाग है, समुद्र तटीय भाग, यानी कि ये जो भाग है दोनों तरफ से ये समुद्र तटीय भाग है। अब देखिए इनकी कुछ 2-2, 3-3 लाइनें। सबसे पहले जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि ये उत्तर का भाग है, ये दक्षिण का है, ये पश्चिम का भाग है, ये पूर्व का भाग है।
उसके अलावा इसके अंदर जो ये डॉट 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 मैंने लगाए हैं, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा है जो कि भारत के मध्य से गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान के 2 जिले भी इसमें शामिल हैं, यानी एक डूंगरपुर और एक बांसवाड़ा। ठीक है। उसके बाद देखिए इधर पाकिस्तान का इलाका है और इधर चाइना का इलाका है। तिब्बत नाम का वर्तमान में कोई देश नहीं है क्योंकि चाइना के द्वारा उसको अधिकृत कर लिया गया है। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, जिसे हम हिमालय का क्षेत्र भी कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो अगर देखेंगे तो यहाँ पर नेपाल है, और जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसको हम माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, वो यहीं पर स्थित है। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? नेपाल के अंदर। 8,848 मीटर। भारत की नहीं, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जो कि हिमालय पर्वत पर स्थित है, या आप ऐसे कह सकते हैं उत्तर पर्वतीय प्रदेश में स्थित है। तो देखिए भारत की कौन सी है? भारत की है K2, जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, और ये यहां पर स्थित है। काराकोरम, यहां पर एक पर्वत श्रेणी है, काराकोरम पर्वत श्रेणी यहां पर स्थित है। 8,611 मीटर। ठीक है। यानी विश्व की तो है माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में स्थित है, और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। भारत की बात करें तो K2 या गॉडविन ऑस्टिन। उसके अलावा यहां पर ये जो भाग है, यानी यहां से लेकर के यहां तक का जो भाग है, ये पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत आता है। कुछ नदियां जैसे गंगा है, यमुना है, सरयू नदी है, और ब्रह्मपुत्र नदी है, सिंधु नदी है, उनका यही स्थल है। यानी कि कुछ नदियों का उद्गम स्थल यहीं पर है। जैसे गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, तो गंगोत्री यहां पर ही स्थित है। यमुनोत्री भी यहां पर स्थित है, यानी उद्गम स्थल यहां पर है। ब्रह्मपुत्र नदी यहां से प्रवेश करती है, यानी यहां से आते हुए यहां से प्रवेश करती है। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। सिंधु नदी यहां से प्रवेश करती है, यानी कि सिंधु नदी का सर्वाधिक जो भाग है वो पाकिस्तान में है, और कुछ भाग भारत में भी है। तो यानी ये कुछ नदियां हैं जो कि पर्वतीय प्रदेश में स्थित है। कुछ पर्वत श्रृंखलाएं जैसे काराकोरम पर्वत श्रेणी यहां पर है। अगर यहां बात करें तो यहां शिवालिक की पहाड़ियां हैं जहां से घग्गर नदी का उद्गम स्थल होता है। उसके अलावा कुछ दर्रे भी यहां स्थित है, जैसे जोजिला दर्रा आपने सुना होगा, या पीर पंजाल दर्रा है, या बनिहाल दर्रे हैं, जो कि इस भाग में जम्मू कश्मीर वाले भाग में स्थित है। कुछ पर्वतीय स्थल जैसे कि केदार, यानी कि पर्वतीय स्थल जो घूमने लायक हैं, जैसे डलहौजी है, या कुल्लू मनाली है, या शिमला है, वो इस भाग में स्थित है। और यहाँ पर हिमाचल, उत्तराखंड, और यहाँ पर आपने नाम सुने होंगे केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सारे के सारे जो पवित्र स्थल हैं वो यहाँ पर ही स्थित हैं। ऋषिकेश, ये सारे के सारे इधर स्थित हैं। तो यानी ये जो भाग है ये पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर है मेघालय, और आपने सुना होगा गारो, खासी, जयंता, ये जो पहाड़ियां हैं ये मेघालय राज्य के अंदर स्थित है। और तो इसके अंतर्गत इतनी चीजें जो मोटी मोटी चीजें हैं मैंने बताई आपको। अब देखिए उसके बाद है उत्तर का मैदान। उत्तर का मैदान यानी कि गंगा सिंधु का मैदान, और ये जो मैदान है ये सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ एक तो गंगा सिंधु का यानी कि विस्तृत क्षेत्र है, गंगा सिंधु नदियों का विस्तृत क्षेत्र है। दूसरा यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जिसके कारण ये कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मैदान माना जाता है। कौन सा? उत्तर का मैदान, इसे गंगा सिंधु का मैदान भी कहते हैं। 40% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। उसके अलावा आपने सुना होगा खादर और बांगर, नई जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ क्षेत्र खादर कहलाता है, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ क्षेत्र जो है वो बांगर के नाम से जाना जाता है। तो ये उत्तर के विशाल की कुछ विशेषताएं थी, उत्तर के विशाल मैदान की विशेषताएं। फिर देखिए थार का मरुस्थल जो कि हमारे राजस्थान में है। यहाँ इस मरुस्थल की एकमात्र जो नदी है लूनी नदी है। बहुत कम बरसात होती है, जलवायु जो है विषम जलवायु है, अधिकांश आंधियां और रेतीली मिट्टी पाई जाती है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं थी।
क्योंकि हम इनको डीपली नहीं पढ़ रहे हैं, ये तो इसके अंतर्गत आया है, तो मैंने कुछ मोटी मोटी बातें आपको बता दी। फिर देखिए दक्षिण का पठार, इसमें महानदी, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, इन नदियों का संगम है यहाँ पर। और यहाँ पर महेंद्रगिरी की पहाड़ियां हैं, अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं, इलायची की पहाड़ियां हैं, जिसे कार्डामम की पहाड़ियां कहते हैं। और इधर का जो ये क्षेत्र है, ये देखिए पश्चिम का भाग है, जिसे पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। इधर का जो भाग है, इसे हम पूर्वी घाट के नाम से जानते हैं, यानी ये है पूर्वी घाट। ये कौन सा है? पूर्वी घाट, ठीक है। ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट। ये इसकी बातें थी। अब देखिए लास्ट में है समुद्र तटीय भाग, यानी कि ये जो भाग है समुद्र के किनारे होने के कारण इसको क्या नाम दिया गया? समुद्र तटीय भाग। ये व्यापारिक दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त भाग है। जैसे यहाँ पर कुछ बंदरगाह हैं, जैसे मुंबई बंदरगाह है, आपने नाम सुना होगा, विशाखापट्टनम है, मसूलीपट्टनम है, चेन्नई है, कोची बंदरगाह है। जैसे मुंबई बंदरगाह हो गया और कोचीन बंदरगाह हो गया, और यहां पर अगर लिखे तो विशाखापट्टनम हो गया, विशाखापट्टनम बंदरगाह, मसूलीपट्टनम हो गया और चेन्नई बंदरगाह हो गया। तो ये बंदरगाह हैं जो कि व्यापारिक दृष्टि से उपयुक्त हैं। तो ये समुद्र तटीय जो भाग है उसके अंतर्गत आते हैं। इधर वाला जो भाग है इसको हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं, और इधर वाले भाग को हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। तो ये इसकी कुछ मेन मोटी मोटी बातें थी जो मैंने आपको बताई। तो ये हो गया हमारा भौगोलिक विविधता, यानी कि इनको हम 5 भागों में बांट सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है हमारा प्रजातीय विविधता, यानी कि कौन कौन सी प्रजातियां जो भारत में निवास करती हैं उसको हम देखते पढ़ते हैं। प्रजातीय विविधता यानी कौन कौन सी प्रजातियां भारत में है। तो देखिए बीएस गुहा के अनुसार, किसके अनुसार? बीएस गुहा के अनुसार, बीएस गुहा ने भारत में 6 प्रजातियां बताई है। यानी कि भारत में कितनी प्रजातियां बताई है? 6। सबसे पहले कौन सी है? नीग्रिटो। नीग्रिटो प्रजाति कहां पाई जाती है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। दूसरी है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, तीसरी है मंगोलाइड, चौथी है भूमध्य सागरीय, पश्चिमी 5वें नंबर पे पश्चिमी, और 6ठे नंबर पे नार्डिक, जिसे हम इंडो आर्य के नाम से भी जानते हैं। ये सारी प्रजातियां हैं, ये कहां कहां पाई जाती है। तो देखिए जो पहली प्रजाति है नीग्रिटो, और उसके बाद जो तीसरी प्रजाति है मंगोलाइड, ये तो अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे यहां पाई जाती है, असम है, या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहां पाई जाती है। यहां पर पाई जाती है, यानी कि नीग्रिटो और मंगोलाइड जो है वो बाहरी क्षेत्र में पाई जाती है। जिसके साथ बाहरी क्षेत्र के जो राज्य हैं, जैसे म्यांमार है, यहां पाई जाती है। ये दोनों की दोनों नीग्रिटो और मंगोलाइड, क्योंकि ये दूसरे देशों से आई हुई प्रजातियां मानी जाती हैं। तो ये भारत के जितने भी ये बाहर वाले क्षेत्र हैं वहां पाई जाती है। जैसे कुछ हिस्सा यहां पर भी पाया जाता है, बिहार के समीप। तो ये दोनों प्रजातियां इतना याद रखें कि भारत के बाहरी क्षेत्र में पाई जाती है। जैसे आसाम है, यहाँ आसाम में पाएगी, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाएगी, इधर लक्षद्वीप है, इधर पाई गई, या इधर बिहार वाली साइड में। तो यानी कि इन साइड में नीग्रिटो जो प्रजाति है और मंगोलाइड है, क्योंकि जो मंगोल थे वो दूसरे देशों से आए थे। तो ये बाहरी प्रजाति है दोनों की दोनों। फिर देखिए इन दोनों के अलावा सबसे जो ज्यादा पाई जाती है प्रोटो ऑस्ट्रेल, ये मध्य भाग में यानी इस क्षेत्र में पाई जाती है। ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। इसके अंदर कौन सी जाति आती है? जैसे भील या चेंचू, ये 2 प्रजातियां जो मध्य भारत में पाई जाती है, इतना आप ध्यान रखें। उसके बाद है भूमध्य सागरीय।
भूमध्य सागरीय, इसके अंदर एक नई प्रजाति जिसे पारसी कहा जाता है जो जाति है वो इसके अंतर्गत ही आती है। तो यहाँ इस क्षेत्र में यानी जो मुंबई का इलाका है, महाराष्ट्र का इलाका है, इस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय यानी यहाँ पर भूमध्य सागरीय जो प्रजाति है वो पाई जाती है। पश्चिमी और नार्डिक यानी कि जो पांचवी और छठी है, पश्चिमी और नार्डिक इंडो आर्य, ये इस साइड में पाई जाती है। ये जो भाग है इस साइड में जिसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, ये वाले जो भाग हैं यहाँ पर कौन सी नार्डिक और पश्चिमी ये दोनों प्रजातियां पाई जाती है। आप ऐसे लिख सकते हैं 5 नंबर और 6 नंबर यानी पांचवी और छठी जो प्रजातियां हैं इधर पाई जाती हैं। उसके बाद भूमध्य सागरीय जो है 4 नंबर इस साइड में, 1 नंबर और 3 नंबर यानी कि जो बाहरी क्षेत्र है यहां पर आप लिख सकते हैं 1 नंबर और 3 नंबर बाहरी क्षेत्र में। अब कौन सी रह गई? 1, 2 नंबर रहेगी, 2 नंबर मध्य भाग में पाई जाती है। तो ये कुछ प्रजातियां हैं जो भारत के अलग अलग हिस्सों में पाई जाती हैं। फिर देखिए प्रजातियों के बाद है धार्मिक विविधता। आपको पता है कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो सर्वाधिक जो धार्मिक समूह है कौन सा है? हिंदू धर्म है। लगभग 79.80% जो लोग हैं वो हिंदू धर्म यानी कि सनातन धर्म के हैं। फिर आता है मुस्लिम धर्म जिसके समथिंग 14.23% जो लोग हैं मुस्लिम धर्म के, यानी कि दूसरा जो सर्वाधिक बड़ा धर्म है वो मुस्लिम धर्म है, पहला हिंदू धर्म। तीसरे नंबर पे अपनी बात करें तो ईसाई धर्म समथिंग 2.30% तीसरे नंबर पे है। और उसके बाद अगर बात करें तो कौन सा धर्म आता है? सिख धर्म आता है, 1.40 के समथिंग है। ठीक है, यानी ये कुछ जो धार्मिक समूह है, बड़े धार्मिक समूह है, जिसमें सबसे पहले हिंदू धर्म, फिर मुस्लिम धर्म, फिर ईसाई धर्म और फिर सिख धर्म आता है। इसके बाद फिर बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, पारसी धर्म है। कुछ धर्म ऐसे भी हैं, यानी कुछ लोग ऐसे भी जो किसी धर्म को नहीं मानते, तो उसकी भी अगर संख्या मानी जाए तो 0.70% वो लोग हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं। तो ये था धार्मिक विविधता, यानी हमारे देश में अलग अलग धर्मों के लोग निवास करते हैं, उनकी अलग अलग यानी कि उनका धार्मिक समूह है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा धार्मिक समूह है। फिर देखिए इसके बाद हमारा है भाषाई विविधता। ठीक है, आपको पता है कि वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। वर्तमान में जो भारत का संविधान है उसके अंदर 22 भाषाएं शामिल की गई है। और अगर आपसे पूछा जाए कौन सी अनुसूची में है तो 8वीं अनुसूची में इनको रखा गया है। 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया है। और अगर अनुच्छेद की बात करें, अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो देखिए 341 अनुच्छेद नंबर यानी आर्टिकल 341 का सब क्लोज 1, 341 का आर्टिकल यानी आर्टिकल 341 में भी नंबर 1 के अंदर सब क्लोज 1 के अंदर और 351 आर्टिकल 351, इन दोनों आर्टिकल किसके बारे में बताते हैं? हमें भाषा के बारे में बताते हैं कि भारत में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ और चीजें इसमें। पहले कितनी भाषाएं थी? पूर्व में 18 भाषाएं थी। ठीक है, फिर एक संविधान संशोधन हुआ जिसे 92वां संविधान संशोधन कहते हैं। 92वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2003 में हुआ था लगभग। और इसके अंदर इस संविधान संशोधन के अंतर्गत 4 भाषाएं और जोड़ी गई। पहले कितनी थी? 18, 4 और ऐड की गई तो टोटल 22 होगी। वो 4 कौन सी थी?
तो देख लो, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो भाषा थी बोडो, एक भाषा का नाम है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये 4 भाषाएं 92वें संविधान के द्वारा यानी 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया और उसके बाद से टोटल भाषाएं कितनी हो गई? 22 भाषाएं हो गई। तो ये है भाषाओं के बारे में। और आपको पता है भी हमारे देश में अलग अलग यानी कि भाषाएं बोली जाती हैं। कहीं पंजाबी है, कहीं गुजराती है, मारवाड़ी है, तमिल है, तेलुगु है, ये सारी की सारी भाषाएं हमारे देश में बोली जाती हैं। एक चीज बता देता हूं कि देखो, भाषाओं को हम 3 परिवारों में बांट सकते हैं। पहला जो परिवार है जिसको हम अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, कि प्रजाति के अंदर हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, इंडो आर्यन परिवार। इस परिवार के अंदर कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है? तो देखिए, सभी जो लगभग भाषाएं हैं, हिंदी है, संस्कृत है, पंजाबी है, बंगला है, ये सारी की सारी भाषाएं हैं। नंबर 2 का जो परिवार है जिसे द्रविड़ परिवार कहा जाता है, इसके अंदर तमिल, तेलुगु, मलयालम भाषाएं शामिल की गई हैं। तमिल, तेलुगु, मलयालम भाषाएं द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आती हैं। और तीसरा जो परिवार है जिसे ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, ये तीसरा परिवार है। इसके अंतर्गत खासो यानी कि जो अभी कुछ भाषाएं थी, संथाली थी, मैथिली थी, बोडो थी, ये सारी की सारी भाषाएं इसके अंतर्गत आती है। यानी इसके अंतर्गत तो जो लगभग भाषाएं हैं, हिंदी है, पंजाबी है, गुजराती है, या फिर उर्दू है, संस्कृत है, इसके अंतर्गत आती है, या फिर कन्नड़ है, ये सारी भाषाएं इसमें। ये द्रविड़ के अंदर तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, इसके अंदर खासो है यानी कि भाषा है, संथाली है, बोडो है, ये भाषाएं इसके अंतर्गत आती हैं। तो यानी कि लगभग जो क्षेत्र है इसी का क्षेत्र है। ये वाला जो क्षेत्र है द्रविड़ का है और ये वाला क्षेत्र, ये देखिए इंडो आर्यन जो भाषा है, लगभग इंडो आर्यन भाषा ही बोली जाती है। द्रविड़ भाषा तमिल, तेलुगु, मलयालम इस हिस्से में बोली जाती है थोड़ी बहुत। ऑस्ट्रिक भाषा इस हिस्से में। अगर आप इनको डिनोट करना चाहें तो तीसरा नंबर इधर आएगा, दूसरा नंबर इधर आएगा और ये पूरी भाषाएं इंडो आर्यन के अंतर्गत आएगी। इंडो आर्यन परिवार में सभी भाषाएं। नंबर 2 पे तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषाएं द्रविड़ के अंतर्गत आएगी यानी कि इस श्रेणी में। और तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रिक भाषाएं आएगी। तो दोस्तों, हमने आज के इस वीडियो में स्टार्टिंग वाले जो 4 पॉइंट थे यानी कि भौगोलिक विविधता, प्रजातीय, धार्मिक, भाषाएं, इन चारों को आज हमने कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के जो 4 पार्ट हैं उनको कवर करेंगे। तो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। आपको पता है कि हर वीडियो को बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है। तो अगर आपको आज का ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद।